जैसा कि आप लोगों का 3-4 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो पहले तो सेशन को लाइक करो और इसे ज़रूर शेयर करो ताकि ये और बच्चों तक पहुँचे। आज जो हम करेंगे वो ज्योग्राफी का होगा, और ज्योग्राफी के आज हम ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन के बेसिस पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो तैयार है सभी लोग? प्रिंस, कोहली एंड सिम्सन। ओके जी, सृष्टि, जय हिंद। सभी को जय हिंद। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? आंसर दीजिएगा। गुड इवनिंग नेहा शर्मा, आंसर दीजिएगा सर। जय हिंद दुर्गेश कुमार। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखें। जल्दी बताइएगा। ओके कोहली, वेरी गुड। थ्योरी क्लास भी होगी, पहले आपको एक आइडिया तो लग जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल राजा। ओके, ए इसका आपने आंसर बताया। चलो देखते हैं। अगर हम देखें, 1 मिनट का मेरे को ज़रा समय दीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको वर्ल्ड मैप ड्रॉ कराया ताकि आपको समझ पाए इसमें। देखिए, इसका जो आंसर है कि लार्ज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो इसका आंसर है ना ऑस्ट्रेलिया। और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम देखें तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा पड़ता है? आपका एशिया पड़ता है। आपका एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया। एशिया का जो टोटल लैंड है वो 2.9% है। जितना भी अर्थ पे टोटल लैंड है उसका कितना परसेंट है एशिया में? 29.5%। उसके बाद अफ्रीका आता है। अफ्रीका का जो टोटल परसेंट है वो 20.4% है। उसके बाद आपका आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 16.5%। उसके बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का है 12%। उसके बाद यूरोप, यूरोप का कितना है? 6.8%। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा है प्रिंस, स्मॉलेस्ट पूछा है यहाँ पे। और उसके बाद आता है, जी नेहा शर्मा आपने सही आंसर दिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है 5.9%। और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का जो लैंड परसेंट है वो है 9.2%। तो अगर हम इसी तरीके से देखें तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो ऑस्ट्रेलिया है पूरे अर्थ पे, पूरी पृथ्वी पे सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। ओके, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका की जो डिस्कवरी थी ये 1491 में कोलंबस ने करी थी। किसने करी थी? 1491 में कोलंबस ने। एक्चुअली वो इंडिया के लिए रास्ता ढूंढने निकला था, लेकिन उसने गलती से बाय मिस्टेक किसकी डिस्कवरी कर दी थी? नॉर्थ अमेरिका की। ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, ये सब तो आप जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, इस वजह से यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ना एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है यूराल, यूराल माउंटेन रेंज। ये जो यूराल माउंटेन रेंज है, ध्यान से करके लिखेगा, ये जो यूराल माउंटेन रेंज है ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। लिख लीजिएगा, यूराल माउंटेन रेंज जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। बिल्कुल ओके। इसमें और चीज़ अगर आपको लिखनी हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में अगर कोई माउंटेन रेंज है तो वो कौन सी है? रॉकीज़।
नॉर्थ अमेरिका में कौन सी माउंटेन रेंज है? रॉकीज। साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कौन सी है? एंडीज। साउथ अमेरिका में कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज। ध्यान रखिएगा, एंडीज माउंटेन रेंज है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अगर कभी क्वेश्चन आए विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो कौन सी है? आपकी एंडीज। ओके। अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है एटलस। अफ्रीका में जो माउंटेन रेंज है इसका नाम क्या है? एटलस। यूरोप, यूरोप में जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है आल्प्स। यूरोप में जो माउंटेन रेंज है इसका नाम क्या है? आल्प्स माउंटेन रेंज। और इंडिया में तो है कौन सी अपनी? हिमालयाज। एशिया में कौन सी है? हिमालयाज। वैसे तो कई सारी हैं, हिंदू कुश है, आपका काराकोरम है, लेकिन जो मेजर है एशिया में वो कौन सी? हिमालयाज। और हिमालयाज विश्व की यानी वर्ल्ड की 4th लॉन्गेस्ट है। जी हाँ, यूराल रिवर भी है, यूराल शिप का नाम भी है। ओके। और ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरिया रेंज बोलते हैं उसे, ठीक। अब इनमें हाईएस्ट पीक की मैं बात करूं, कॉन्टिनेंट वाइज आपको हाईएस्ट पीक बता देता हूं। तो एशिया की तो सबको पता है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है किसकी? एशिया की। अफ्रीका की ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। तंजानिया में पड़ता है ये कौन सी कंट्री में पड़ता है? अफ्रीका की तंजानिया में। अच्छा एक बात बताओ, ये माउंट किलिमंजारो ना बिल्कुल यहाँ पे है, इक्वेटर पे है। माउंट किलिमंजारो ना यहाँ बिल्कुल इक्वेटर पे है, लेकिन क्या है इसके टॉप पे बर्फ पड़ी हुई है। मतलब इक्वेटर पे है फिर भी इसके टॉप पे क्या है? बर्फ पड़ी गई है। इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा आपका एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा इसको। ओके। नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे हाईएस्ट पीक वो यहाँ अलास्का में पड़ती है, इसका नाम है डेनाली, माउंट डेनाली। पहले इसे माउंट मिकलने बोलते थे, पहले से क्या बोलते थे? माउंट मिकलने। अब क्या बोलते हैं इसे? माउंट डेनाली बोला जाता है। ओके। इसके बाद साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की जो है एंकागुआ, ये एंडीज माउंटेन रेंज में है, और एंकागुआ ये हाईएस्ट पीक है किसकी? साउथ अमेरिका की। यूरोप, यूरोप की है माउंट एल्ब्रूस। यूरोप की कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस। ऑस्ट्रेलिया की है पंचक, पंचक जया। अच्छा, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है आप लोगों ने? अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय लड़की है जिसके एक ट्रेन एक्सीडेंट में एक टांग कट गई थी रेलवे ट्रैक पे। तो अरुणिमा सिन्हा ने अभी लेटेस्ट में माउंट विंसन को पे चढ़ाई करी है, और ये लड़की एक टांग गंवाने के बावजूद जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी हाईएस्ट पीक है सब पे क्लाइम कर चुकी है। तो अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपको जानकारी मिल गई, लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ तक सभी को समझ आया? जी हाँ, अंटार्कटिका प्रिंस विंसन। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो रिवर पासेस थ्रू विच कंट्री? येलो रिवर पासेस थ्रू विच कंट्री? नेक्स्ट क्वेश्चन इज येलो रिवर पासेस थ्रू विच कंट्री? यहां आपको मैं मेजर रिवर्स बताऊंगा, इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी। आंसर दीजिएगा। चलिएगा, इसका आंसर है जो इसका आंसर है होगा चाइना। चाइना में ये येलो रिवर पाई जाती है। कुछ मैं जल्दी जल्दी मैप बना रहा हूँ इस वजह से। चाइना में ये येलो रिवर, इसका आंसर तो क्या होगा? चाइना। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे पड़ती है, इसका नाम है नाइल रिवर।
नाइल रिवर क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। नाइल रिवर क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, इसके बाद यहाँ पे कौन सी रिवर पड़ती है आपकी? यहाँ पे पड़ती है आपकी अमेजोन। अमेजोन, अमेजोन क्या है? लार्जेस्ट रिवर। ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट क्या होती है? लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का मीन है वाटर कैपेसिटी। अमेजोन में वाटर कैपेसिटी ज़्यादा है, तो अमेजोन रिवर कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। नाइल रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा, अगर बात करें एशिया की, तो एशिया की अगर लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है, एशिया की जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम है यांटेज रिवर। एशिया की कौन सी रिवर है? यांटेज रिवर। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको मैंने जो पहली क्लास हुई थी, जो CDS की मेरी पहली क्लास थी, उसमें मैंने आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स बताए थे। तो यहाँ पे ना लॉन्गिट्यूड और यहाँ से ना ऐसे इक्वेटर गुजर रही है, तो एक रिवर है जिसका नाम है कॉन्गो, और इसका पुराना नाम था जम्बेजी नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। कितनी बार क्रॉस करती है? 2 बार। तो लिख लीजिएगा, रिवर कॉन्गो क्रॉसेस लाइन ऑफ इक्वेटर ट्वाइस। रिवर कॉन्गो क्रॉसेस लाइन ऑफ इक्वेटर ट्वाइस। जो कॉन्गो नदी है वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। जरूर आएगा ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, तो वो कौन सी रिवर क्रॉस करती है? आपकी कॉन्गो रिवर। अच्छा, इस कॉन्गो रिवर का पुराना नाम है ज़ैम्बेज़ी नदी। तो ऑप्शन में आपको ये भी पूछा जा सकता है, ज़ैम्बेज़ी नदी भी पूछा जा सकता है, कॉन्गो रिवर भी पूछा जा सकता है। ओके, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड सृष्टि, नेहा, प्रिंस। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंडियन रिवर्स की। अब बात करते हैं इंडियन रिवर्स की, तो इस मैप को मैं मिटा रहा हूं, आई होप आपने कर लिया होगा। ओके, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो रिवर सिस्टम है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मैं इंडियन रिवर सिस्टम की बात करूं, इंडियन रिवर सिस्टम की बात करूं, तो इंडियन रिवर सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो एक होता है हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स यानी हिमालय की नदियाँ। जो हिमालय की नदियाँ हैं ना, ये रेन डिपेंडेंट नहीं होती हैं, मतलब ये वर्षा पर आश्रित नहीं होती है, यानी 12 मास यानी 12 मंथ इसमें वाटर कैपेसिटी हाई रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ग्लेशियर से, ये जो हिमालय की नदियाँ हैं किससे बनती हैं? ग्लेशियर से बनती हैं, जिन्हें हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं। अच्छा, ऐसा तो कई सारी नदियाँ हैं। अब हिमालय की नदियों को हम 3 बड़ी नदियों में बांटकर पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आती है इंडस, जिसे सिंधु नदी बोलते हैं। सिंधु नदी पे ही, इंडस पे ही इंडिया का नाम पड़ा, इंडिया जो है। और फिर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये हमारी क्या है? मेजर हिमालयन रिवर्स है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब इनकी ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो इनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं यानी सहायक नदियां। तो इंडस की जो सहायक नदियां हैं वो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और इसकी पाकिस्तान में मिलती हैं माउंटेन रीजन में मिलती हैं, माउंटेन ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इसमें आती है श्योक और काबुल। अब अगर गंगा की बात करें तो गंगा की भी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। एक इसकी नॉर्थ की साइड से है, नॉर्थ से इसमें कौन सी मिलती है? एक मूवी आई थी K3G, हमेशा याद रखना, एक मूवी आई थी K3G। तो नॉर्थ की जो इसकी है उसमें आती है गोमती, जो लखनऊ में है, फिर गंडक, घाघरा, घाघरा का युद्ध भी हुआ था, ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ घाघरा, बाबर ने लड़ा था ये। और कोसी, कोसी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। तो ये गंगा की सहायक नदी हैं फ्रॉम दी नॉर्दर्न डायरेक्शन, ये खासकर पूछा जाता है। और साउथ की डायरेक्शन से इससे एक नदी मिलती है,
वो कौन सी है? सोन। अच्छा, गंगा की एक जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होती है वो है यमुना। यमुना को मैं अलग करके इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। यमुना में और भी कई सारी नदियाँ आके मिलती है, इसमें आके मिलती है चंबल, केन और बेतवा रिवर आके इसमें मिलती हैं। चंबल, केन और बेतवा रिवर आके इसमें मिलती हैं। बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र, अभी आपको इंडियन मैप पे इनकी मैं लोकेशन भी बताऊंगा, सारा आपको रिवर का यहीं आइडिया लग जाएगा और ये आपको एग्जामिनेशन में फिर बहुत हेल्प करेगा। ओके जी फ्रेंड्स, वेरी गुड भाई। तो ब्रह्मपुत्र की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो है तीस्ता, लोहित। अच्छा, इस लोहित नदी पे ना भारत का सबसे लंबा पुल बना हुआ है जिसे ढोला सदिया ब्रिज बोलते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज किस पे बना हुआ है? लोहित नदी पे। इसका नाम ना एक आसाम के बहुत बड़े सिंगर हैं जिनका नाम था भूपेन हजारिका, तो इन्हें भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी से जानते हैं। तो लिख लेना, भारत का सबसे लंबा पुल लोहित नदी के ऊपर है। इसकी जो लंबाई है 9.28 किलोमीटर है। कितनी है? 9.28 किलोमीटर। ओके, और ये चाइना को ध्यान में रख के बनाया गया है क्योंकि इस पे टैंक भी चला जा सकता है। तो अगर ये पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट रिवर जो हमने चाइना के लिए बनाया, लॉन्गेस्ट ब्रिज जो हमने चाइना को ध्यान में रख के बनाया है, तो कौन सी नदी पे बनाया? लोहित नदी, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। और तीस्ता, लोहित इसकी क्या है? सहायक नदियां। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, यानी प्रायद्वीप भारत की नदियां। पेनिनसुलर रिवर्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। देखो प्रायद्वीप क्या होता है, देखो ये इंडिया का ऐसे ट्रायंगल है ना, तीन तरफ से अगर कोई लैंड बॉडी वाटर से घिरी हो तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रायद्वीप, यानी पेनिनसुला बोलता है। तो पेनिनसुलर रिवर्स को हम अगेन दो बाटों में डिवाइड करते हैं। एक कौन सी होती हैं? अरेबियन सी में जो फ्लो होती हैं, अरेबियन सी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी बोलते हैं, इन्हें वेस्ट फ्लोइंग। और ये बे ऑफ बंगाल में जो जाके गिरती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ध्यान रखिएगा, जो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी नदी पश्चिम की ओर बह रही है वो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा क्या होता है? वह स्थान जहाँ नदी सागर से मिलती है। जैसे नील नदी है ना, जब ये सागर से मिलने वाली होती है ना, तो ऐसे 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 यूँ हो जाते हैं, मैथ का एक डेल्टा। तो इसी वजह से वो एरिया जहाँ पे नदी किसी सागर से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो जो हमारी जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर हमारी डेल्टा बनाती हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले नर्मदा सबसे बड़ी नदी है, ये वेस्ट फ्लोइंग। अगर क्वेश्चन है वेस्ट फ्लोइंग सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो नर्मदा। उसके बाद आती है ताप्ती, इसे तापी भी बोलते हैं, माही नदी और लूनी। ये जो लूनी रिवर है ना, ये सागर में जाके नहीं मिलती, ये डेजर्ट में बहती है और रेगिस्तान के रण ऑफ कच्छ में जाके सूख जाती है। तो ये कभी भी सागर से जाके नहीं मिलती है, रण ऑफ कच्छ में जाके सूख जाती है। और खासकर बात ये किससे होकर बहती है? रेगिस्तान से होकर बहती है। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली जो नदियां हैं उसमें सबसे पहले आता है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। महानदी पे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है जिसे हीराकुंड डैम बोलते हैं। महानदी रिवर पे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है जिसे हीराकुंड डैम बोला जाता है। ओके, महानदी के बाद इसमें आता है गोदावरी। गोदावरी जो रिवर है इसे क्या बोला जाता है? बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा भी इसे कहा जाता है। ये नासिक से निकलती है। ये कहां से निकलती है? नासिक से। उसके बाद है कृष्णा रिवर। ये कृष्णा रिवर आपका महाबलेश्वर से निकलती है और इस पे ये आंध्र प्रदेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और कावेरी जो है वो आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकमात्र ऐसी रिवर है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी रिवर है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये आई होप है। एक ज़रा मिसलेनियस देख लीजिएगा, पिछले साल यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि बर्ड फुट डेल्टा कौन बनाता है? बर्ड फुट डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है? तो लिख लीजिएगा मिसिसिपी रिवर। ये यूएसए में बहती है मिसिसिपी रिवर। ये क्या बनाती है? बर्ड फुट डेल्टा बनाती है।
तो सभी लोगों को अगर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर करना और इसे शेयर करना बिल्कुल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन यह है आपके इसमें, ए लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ कंपोज पार्टली ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड। वायुमंडल में वह कौन सा स्तर है जहां कुछ भाग इलेक्ट्रॉन और कुछ धन आयन पाए जाते हैं। चलिए आंसर दीजिएगा इसका जल्दी से। ओके अभिषेक, अब अगली क्लास में जब होगा ना तो आपको बिल्कुल थ्योरी कराई जाएगी, इसमें थ्योरी बिल्कुल कराऊंगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, दुर्गेश कुमार, व्हाट आर यू आंसरिंग मैन। आयनोस्फेयर, देखिए अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की तो जो सबसे हमारी निचली परत होती है ये होती है आपकी 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर, क्योंकि जो अर्थ है ना, अर्थ है ये पोल्स पे इसका रेडियस कम है, और सॉरी मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो अर्थ है इसका पोल्स पे रेडियस कम है और इक्वेटर पे ज़्यादा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम रहती है, यहाँ पे कम रहती है, तो इसकी मोटाई यहाँ पे कम है और यहाँ पे अधिक है, इस तरीके से है। तो इसी वजह से इसकी जो हाइट है वो 8 से 16 किलोमीटर है। इसे हम बोलते हैं शोभ मंडल, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में क्या बोलते हैं, शोभ मंडल। ध्यान दीजिएगा इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर, यानी जितना हम अर्थ के सरफेस से 165 मीटर अबव जाते हैं, तो क्या होता है, नेहा शर्मा सी इसका आंसर नहीं होगा बेटा, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, इसीलिए तो पहाड़ों पर बर्फ जमा रहती है। तो 6000 मीटर की ऊंचाई जाने पर, वैसे अगर लगाया जाए हिसाब 165 मीटर जाने पे 1 सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, तो 1 किलोमीटर जाने पे 6.5 डिग्री कम हो जाता है। तो इसी वजह से 6000 मीटर के ऊपर जाने पर बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है, इसलिए हिमालय, कंचनजंगा, माउंट केटू, इन पे 12 मास बर्फ़ जमा रहती है। सियाचिन ग्लेशियर जो हो गया, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वहाँ पे हमेशा 12 मास क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें 165 मीटर की ऊंचाई जाने पे 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। अच्छा, इसे हम बोलते हैं तापमान की सामान्य चूक दर, यानी नॉर्मल लैप्सेस ऑफ रेट। इसे हम क्या बोलते हैं, तापमान की सामान्य चूक दर, नॉर्मल लैप्सेस ऑफ रेट। दूसरी चीज़ इसमें लिखेगा, सारी मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल में होती है। जितनी भी वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी किस में होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ओके, इसके बाद इसकी हाइट से 50 किलोमीटर की हाइट तक होता है स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, ये बहुत ही शांत होता है, यहाँ पे बिल्कुल विंड मूवमेंट अब्सेंट होती है, तो जो वायुयान उड़ने के लिए आदर्श स्थितियां उत्पन्न करती है। इट प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। कभी क्वेश्चन आया कि फ्लाइंग जो एरोप्लेन्स है वो कौन सी वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं, तो वो कौन से में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं। और इसी के ऊपरी पार्ट में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। इसी के ऊपरी पार्ट में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर। तो कभी क्वेश्चन आया कि ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में पाई जाती है, तो आंसर होगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल एब्सिस रेट ऑफ टेम्परेचर काम नहीं करता, यानी ऊंचाई के साथ, हाइट के साथ टेम्परेचर कम नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सिम्पसन, अभी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ, तो क्या होता है, क्योंकि ओजोन लेयर यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो इसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है। सिम्पसन, आपका जो क्वेश्चन है कि किलिमंजारो, तो किलिमंजारो इक्वेटर पे, लेकिन जो उसकी हाइट है ना वो 6000 मीटर के आसपास है, तो उसका जो टॉप मोस्ट है, अगर ये ऐसा है ना, वो एक वॉल्केनिक माउंटेन है, तो इसके यहाँ टॉप में ना यहाँ पे बर्फ़ है। रीज़न क्या है, नॉर्मल लैप्सिस रेट ऑफ टेम्परेचर। ओके जी फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद आता है हमारा मीजोस्फेयर। ये 85 किलोमीटर्स की ऊंचाई पे, यहाँ पे ओजोन बिल्कुल नहीं होती है, इसे मीजोस्फेयर, हिंदी में हम मध्यमंडल बोलते हैं। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, मध्यमंडल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीजोस्फेयर। यहाँ पे क्या कहते हैं, ओजोन परत बिल्कुल नहीं होती है, तो नॉर्मल लैप्सिस रेट ऑफ टेम्परेचर दोबारा से शुरू हो जाता है, और ये जो है ना यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से मीजोस्फेयर क्या है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। क्या है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत।
और इसमें एक पॉइंट और आपको लिखना होगा, ये जो ठंडा होने के कारण ये काफ़ी डेंस हो जाती है, सघन हो जाती है। तो कोई भी अंतरिक्ष से चीज़ जब इसमें प्रवेश करती है तो फ्रिक्शन के कारण जल के भस्म हो जाती है। तो लिखेगा यह इसी परत में टूटते तारे की घटना घटित होती है। शूटिंग द इवेंट ऑफ शूटिंग स्टार टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। ओके, जो कोई भी चीज़ इसमें एंटर करती है तो वो फ्रिक्शन के कारण जलकर भस्म हो जाती है। फिर आता है आपका आयनोस्फेयर। इसे एनसीईआरटी में थर्मोस्फेयर भी कहा गया है, हिंदी में से आयन मंडल बोलते हैं। और ये 640 किलोमीटर की रेडियस तक होता है। अर्थ से कोई भी रेडियो सिग्नल भेजा जाता है वो उससे टकराकर दोबारा अर्थ तक वापस आ जाता है। तो रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा किसके लिए होता है? आयनोस्फेयर से। तो इसका जो आंसर है ना, क्योंकि ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन्स आयंस की बनी होती है, इंपल्सिंग पार्टिकल्स की बनी होती है। और इससे ऊपर जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एक्सोस्फेयर, यानी बाह्य मंडल, जहाँ से स्पेस स्टार्ट होता है, जहाँ से क्या होता है? स्पेस स्टार्ट होता है। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। सभी को समझ आ गया होगा। द डीपेस्ट पॉइंट इन वाटर in Mariana is Mariana Trench is located in which of the following oceans? चलिए यहाँ थोड़ी ओशियंस की बातें हम करते हैं। आंसर दीजिए तब तक आप। तो देखिए अर्थ पे ना टोटल कितने ओशियन है? टोटल 5 ओशियंस है। अब मैं आपको कुछ इसकी परसेंटेज भी बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा है। जी हाँ, इसका आंसर तो बिल्कुल क्या होगा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ और बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना, ये वाला सारा इलाका लगभग अर्थ के 46% पार्ट पर, अगर हर अर्थ के सरफेस एरिया को ले तो उसके 46% पार्ट पर आपका कौन सा सी है, कौन सा ओशियन है? केवल पैसिफिक ओशियन है। क्या है? पैसिफिक ओशियन। ये समझ लीजिए आधी अर्थ को इसने कवर कर रखा है, आधी अर्थ को इसने कवर कर रखा है पैसिफिक ओशियन ने। पैसिफिक ओशन ने समझ लीजिए आधी अर्थ को कवर कर रखा है। तो अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशियन ये पूरी अर्थ का कितना परसेंट कवर कर रखा है? 46.6%। कितना कर रखा है? 46.6%। ओके, इसके बाद जो हमारा दूसरा ओशियन आता है, इसके बाद जो हमारा दूसरा ओशियन आता है वो आपका आता है ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ना अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। और ये ना एस शेप में है, तो लिख लीजिए अटलांटिक ओशन। और ये कौन सी शेप में है? एस शेप में है, ध्यान रखिएगा। और ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। क्या है ये? सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। ये कौन सा ओशन है? सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, अटलांटिक ओशियन। और ये कौन, इसने कितना कवर कर रखा है आपका? 23.5%। अब बात करते हैं अगला जो ओशियन है, इसका नाम हमारी कंट्री के ऊपर पड़ा है, इंडियन ओशियन। और ये ना थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में है। ये कैसा है? थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। और ये कितना परसेंट है? 19.5% है। कितना है? 19.5% है इंडियन ओशियन, और थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मतलब देखते हैं अगला सागर कौन सा है। अगला आपका पड़ता है ये इधर, इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिका ओशियन।
ये कौन सा हमारा अंटार्कटिका ओशियन, ये अंटार्कटिका महाद्वीप के पास है और इसका जो टोटल सरफेस है वो 6.1% है। इसका जो टोटल सरफेस है वो कितना है 6.1। ये कौन सा है अंटार्कटिका ओशियन और ये कितना है 6.1% है। अब जो सबसे छोटा ओशियन है पूरे वर्ल्ड का सबसे जो छोटा ओशियन है वो आपका कौन सा है, यहाँ पे पड़ता है ये, इसे हम बोलते हैं आर्टिक ओशियन। क्या बोलते हैं इसे हम, आर्टिक ओशियन। और ये सबसे स्मॉलेस्ट सी ओशियन है पूरे अर्थ पे। ये क्या है आर्टिक ओशियन और ये कितना है इसका एरिया 1.4%। कितना है 1.4%। तो कभी क्वेश्चन आए कि स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड तो कौन सा होगा आर्टिक, और कभी क्वेश्चन आए लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड तो कौन सा होगा पैसिफिक। अभी हाँ आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें और बताऊंगा, उसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा, जो ये अटलांटिक ओशियन है ये कौन सी शेप में है, एस शेप में। अटलांटिक ओशियन है, टाइटैनिक इसी में डूबा था, ये कौन सी शेप में, एस शेप में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको जो इसमें लिखना है वो क्या लिखना है कि जो अटलांटिक ओशियन है ये क्या है, मोस्ट बिजिएस्ट ओशियन है। क्या है, सबसे व्यस्त महासागर है, मोस्ट बिजिएस्ट ओशियन है। ओके, सबसे व्यस्त ओशियन है, ध्यान रखिएगा। अब अगर इनके डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो पैसिफिक ओशियन में कौन सी है, मरियाना, पैसिफिक ओशियन में कौन सी है, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है इसकी जो गहराई है वो 10,994 मीटर है, यानी पूरा इसमें एवरेस्ट भी डुबा दें तो भी काम नहीं होगा। फिर इंडियन ओशन की जो सबसे है वो है सुंडा ट्रेंच, इसे पहले जावा ट्रेंच बोलते थे, इसे सुंडा या जावा ट्रेंच पहले से बुलाते थे और इसकी जो गहराई है वो है 7,725। अटलांटिक ओशियन की, अटलांटिक ओशियन की जो सबसे गहरा पॉइंट है उसका नाम है प्योर्टो रिको और ये जो प्योर्टो रिको है इसकी जो डेप्थ है वो 8420 मीटर है। तो मैंने आपको ओशियन वाइज सारे बता दिए हैं, हाईएस्ट पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट। अच्छा, आपने डेड सी का नाम सुना है एरिया वाइज? नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, इट इज ए, जो इसका लोकेशन के बेस पे होता है और एरिया के बेस पे होता है और कंट्री को उसको लगा के बोलते हैं। अच्छा, एक आपको मैं बता रहा था, यहाँ पे इधर, यहाँ पे जहाँ पे मैं ब्लैक कर रहा हूँ, यहाँ पे ना क्या होता है, एक सी है जिसका नाम है सरगासो सी। वैसे तो मैंने यूएसए से टच करता हुआ लगा रखा है, सरगासो सी लिखिएगा, सरगासो सी। ये जो सरगासो सी है ये ऐसा एक सी है, सरगासो सी, SARGASO, ये एक ऐसा सी है जिसकी किसी भी देश के साथ क्या है, टच नहीं है, यानी ये सी के अंदर सी है, ये सी के अंदर सी है। ओके, सरगासो सी। और डेड सी के बारे में जो मैं बात कर रहा था, डेड सी, यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे बताता हूँ डेड सी के बारे में जो मैं बात कर रहा था, डेड सी। ये डेड सी एक्चुअली में है क्या, देखिए ऐसे है डेड सी, ये हो गया, ये जॉर्डन में है, ये कहाँ पे है आपका, जॉर्डन में। ये तो हो गया आपका मेडिटेरियन सी, ये क्या है आपका मेडिटेरियन सी, और डेड सी यहाँ पे है। तो डेड सी को लिख लीजिएगा लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, लोएस्ट, डीपेस्ट नहीं, निचला, लोएस्ट होता है निचला, लोएस्ट पॉइंट ऑन दी अर्थ। डेड सी क्या है आपका, लोएस्ट पॉइंट ऑन दी अर्थ, ये डेड सी है। और ये कौन सी कंट्री में पड़ता है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में पड़ता है, ये आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी। तो इसे लोएस्ट पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका लेवल सी लेवल से भी नीचे है, ये सी लेवल से भी नीचे है। ओके, जो डेड सी है ये सी लेवल से भी नीचे है, इसी वजह से लोएस्ट पॉइंट ऑन दी अर्थ बोलते हैं। और मरियाना ट्रेंच क्या है, डीपेस्ट, गहरा। लोएस्ट का अर्थ होता है निचला और डीपेस्ट का अर्थ होता है गहरा। ओके, समझ आ गया प्रिंस, दुर्गेश, नेहा, चंदन? ओके,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्री। अगला क्वेश्चन क्या है? द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद विच कंट्री। क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा। जी हाँ, इसमें कोई नहीं डूब सकता अभिषेक। द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर बॉर्डर विद विच कंट्री? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना। बी। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलो अब इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं। भारत का जो लैंड बॉर्डर है वो 7 कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। कितनी कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है? 7 कंट्रीज के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर के बारे में बताऊंगा। तो इंडिया का जो बॉर्डर है वो 7 कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इंडिया का जो टोटल लैंड बॉर्डर है। तो अगर यहाँ पे लिखना हो टोटल लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया, तो भारत का जो टोटल लैंड बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल लैंड बॉर्डर है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। तो इंडिया की जो सबसे लंबी बाउंड्री है, इंडिया की जो सबसे लंबी बाउंड्री है वो पड़ती है आपकी बांग्लादेश के साथ। किसके साथ पड़ती है? बांग्लादेश। और यहाँ पे देखो ये जो त्रिपुरा है ना, ये जिस पे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये त्रिपुरा ऐसी स्टेट है जिसके तीनों ओर ना इंटरनेशनल बाउंड्री है। त्रिपुरा एक ऐसी स्टेट है जिसके तीनों ओर इंटरनेशनल बाउंड्री है। दूसरी कौन सी है? सिक्किम है। तो बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है वो कितनी है? 4096 किलोमीटर है। कितनी है? 4096 किलोमीटर है। और कितने स्टेट मिलते हैं? 5 स्टेट मिलते हैं। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये स्टेट्स किससे मिलते हैं? वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश के साथ हमारी लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री कितनी है? 4096 किलोमीटर्स। ओके। उसके बाद जो हमारी सेकंड लॉन्गेस्ट पड़ती है वो पड़ती है चाइना के साथ। सेकंड लॉन्गेस्ट हमारी किसके साथ पड़ती है? चाइना के साथ। चाइना के साथ जो हमारी टोटल बाउंड्री पड़ती है वो 3000, रुकिएगा एक सेकेंड, चाइना के साथ हमारी जो टोटल लैंड बाउंड्री पड़ती है 3348 किलोमीटर्स होती है। और इसके साथ हमारे कितने हैं? इसके साथ हमारी एक्चुअली में ये यहाँ तक है। इसके साथ हमारी 2 यूनियन टेरिटरी जुड़ती हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और बाकी 3 स्टेट जुड़ती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखेंगे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट जुड़ती हैं। कितनी स्टेट जुड़ती हैं? 4। और ध्यान रखिएगा ये जो लाइन है अरुणाचल प्रदेश में, इसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। देखिए मैं थ्योरी भी करा रहा हूं साथ साथ। जी हाँ, फिगर से कंसेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल। मैकमोहन लाइन। अच्छा, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो तीसरा लॉन्गेस्ट बॉर्डर पड़ता है वो पड़ता है इन भाई साहब के साथ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारा टोटल बॉर्डर है 2900 किलोमीटर, जिसमें 764 किलोमीटर केवल LOC है। 764 किलोमीटर क्या हमारी LOC है। ओके।
प्रिंस 1893, जो तुम 1848 लिख रहे हो, 1893 में बनी थी ये मैकमोहन लाइन। ओके, अब ये जो पाकिस्तान के साथ है 2900 किलोमीटर की हमारी टोटल लेंथ है। कितने मिलते हैं इसमें? एक तो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी कितनी है? 3 स्टेट है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। राजस्थान, गुजरात और पंजाब 3 स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री किससे मिलती है? पाकिस्तान से, और एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसे बुलाया जाता है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या बुलाया जाता है? रेड क्लिफ लाइन। ये सिरिल रेड क्लिफ थे, उन्होंने बनाई थी, इसलिए इन्हें क्या बुलाया जाता है? रेड क्लिफ लाइन बुलाया जाता है। ओके, अब देखो इसमें एक चीज और है, इसके बाद जो इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर पड़ता है वो किसके साथ पड़ता है आपका? म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार। म्यांमार, अच्छा, म्यांमार को पहले बर्मा बुलाया जाता था, 1935 में ये हमसे अलग हो गया। ओके, म्यांमार के साथ जो हमारी जो टोटल लेंथ है वो है 1605 किलोमीटर। कितनी है? 1605 किलोमीटर। और कितने, कौन कौन से स्टेट मिलते हैं इससे? अरुणाचल, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यानी कितने स्टेट मिलते हैं इससे? हमारे 4 स्टेट मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? नेपाल। नेपाल के साथ जो हमारी टोटल बाउंड्री है वो है 483 किलोमीटर्स। 483 किलोमीटर्स नेपाल के साथ हमारी टोटल बाउंड्री है। ओके, 483 हमारी टोटल बाउंड्री। और 5 स्टेट मिलते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार का तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर है नेपाल के साथ, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, उसके बाद पड़ता है हमारा भूटान। भूटान, भूटान के साथ हमारी जो टोटल लेंथ है वो 605 किलोमीटर है। और इसके साथ कौन कौन से स्टेट जुड़ते हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और जो एक ही स्टेट मिलती है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। स्टेट नहीं बोलेंगे, इसके 106 किलोमीटर है। और एक ही मिलती है जम्मू एंड कश्मीर, जो क्या है कि यूनियन टेरिटरी है। तो ये थे इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज और उसके स्टेट्स के नाम, जो आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बताओ, यहाँ तक समझ आया? बताइए, यहाँ तक समझ आया? जल्दी। जी हाँ, यूनियन टेरिटरी है, बिल्कुल। अभी मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताऊंगा। ओके, समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे ना, इसे मैप को मैं मिटा रहा हूँ और दूसरा नया मैप बना के, बिल्कुल यहाँ तक समझ आया? अब देखो नई चीज़ बता रहा हूँ। अब इसे मैं पूरा मिटा रहा हूँ मैप को, और दूसरा मैप बनाऊंगा तुरंत। आपको उससे देख के करना है दोबारा से। तो इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट जल्दी से खींच लो। हाँ हाँ, हेयर इज ए फिजिकल बैरियर। ये जो आप पूछ रहे हो, ये आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ओके, चलिए इसे मैं मिटा रहा हूँ, दूसरा मैप बनाता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि लैंड लॉक स्टेट कौन कौन से हैं इंडिया के, तो क्या आंसर होगा आपका?
लैंड लॉक स्टेट, तो देखिएगा लिख लीजिएगा लैंड लॉक स्टेट। सबसे पहले लिखिएगा हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। ये ऐसे स्टेट हैं, ये ऐसे स्टेट हैं। यूपी का तो यूपी नहीं होगा फ्रेंड्स, यूपी का तो नेपाल से लगता है बॉर्डर। ये ऐसे स्टेट है जो जिनका ना ही कोई सी है, सी शोर है यानी समुद्री तट का किनारा है, और ना ही कोई अदर कंट्रीज के साथ वो जुड़ते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, लैंड लॉक स्टेट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लैंड लॉक स्टेट। ओके, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो मैक्सिमम स्टेट्स के साथ मैच करती है, मतलब टच करती है। उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश की भी टच होती है, उत्तराखंड की भी टच होती है, बिहार की भी टच होती है, झारखंड की भी टच होती है। ओके, और छत्तीसगढ़ की भी टच होती है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश से तो भी होती है, राजस्थान से और हरियाणा से। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। और 9th क्या है, यूनियन टेरिटरी जो है क्या है, दिल्ली। दिल्ली के साथ भी इसकी क्या है, कितनी टेरिटरी इसकी बाउंड्री भी मैच होती है। नहीं, महाराष्ट्र नहीं है सृष्टि। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है आपका वो छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ की कितने के साथ मैच होती है, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की किस किस के साथ मैच होती है। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और एक और स्टेट पड़ेगा इसमें, कौन सा, और आंध्र प्रदेश भी इससे शायद मैच करता है, शायद, अभी कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मैंने लिखा। तो इसके भी ना किसकी 7 स्टेट के साथ इसकी क्या आती है, बाउंड्री मैच होती है। और अब बात करते हैं इंडिया के सी शोर की यानी कोस्टल एरिया की। तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उसकी टोटल लेंथ है, लिखिए 6100 किलोमीटर ऑन मेन लैंड। मुख्य भूमि पर कितनी है, 6100 किलोमीटर ऑन मेन लैंड, 6100 किलोमीटर ऑन मेन लैंड। मुख्य भूमि पर कितनी है इसकी, 6100 किलोमीटर। और कितनी स्टेट्स बनाती है, 9 स्टेट्स बनाती है। कई बार तो सिंपल यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितनी स्टेट्स बनाती है, तो 9 स्टेट्स इसके साथ बाउंड्री बनाती हैं। ओके, अच्छा, अगर इसमें हम आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लक्षद्वीप आइलैंड है और इधर अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, तो इनकी भी मिला दे तो टोटल जो उसकी कोस्टल बाउंड्री हो जाती है, टोटल कोस्टल बाउंड्री जो हो जाती है वो हो जाती है इसकी, कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर। टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर। इसमें ध्यान रखिएगा गुजरात की सबसे ज़्यादा है 1215 किलोमीटर। गुजरात हैज़ दी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया। गुजरात की सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री है इंडिया में 1215 किलोमीटर। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल बाउंड्री है वो 1031 किलोमीटर है। ओके, चलिए ये था, मैंने कुछ थे ये आपके इंडिया की बाउंड्री से रिलेटेड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा हूँ। अगर सभी को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। ओके, सुंडा ट्रेंच, अभी ये मैंने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आपको कराया था। सुंडा ट्रेंच, बताइए सुंडा ट्रेंच जो है वो कौन से ओशियन में पड़ता है, जल्दी से इसका आंसर दो। थ्योरी भी आपको कराऊंगा लेकिन पहले आपको क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको आइडिया तो लगा दूं कि जीएसएम में पढ़नी कैसे है। जो बच्चे थ्योरी की डिमांड कर रहे थे, प्लीज़ यार सेशन को ना लाइक ज़रूर करो और शेयर करो।
ओके, प्लीज सेशन को जरूर शेयर करिए आप सभी, आप ताकि और बच्चों तक पहुंचे। ओके चलिए इसका आंसर दीजिएगा। जी हाँ, इसका आंसर क्या है? इंडियन ओशियन। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले सारे बताया था। देखो जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ना बच्चों, वो समझो। मैं जो पढ़ाता हूँ ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको उस में इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन वो अगले किसी भी क्वेश्चन में ना आपको उससे खुद आंसर बताते जाओगे। आप ये धीरे धीरे देखिएगा मेरे लेक्चर्स में, ठीक है। इंडियन ओशियन बिल्कुल सही है। इंडियन ओशियन कौन से नंबर का ओशियन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से नंबर का अगर एरिया वाइज देखा जाए अर्थ पे, तो कौन से नंबर का ओशन है? जी नेहा मिश्रा, राजा, प्रिंस, नेहा मिश्रा, नेहा शर्मा, जल्दी से आंसर दो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ह्यूज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। देखिए एक नया प्रकार का ये फ्यूल है जिसे हम क्या बोलते हैं? थोरियम। क्या बोलते हैं इसे हम? थोरियम। और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो इंडिया में पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है थोरियम। और इंडिया में कहाँ पाया जाता है? केरला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केरला। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? केरला में पाया जाता है ये, ठीक है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? केरला में। ये मैंने कुछ एक मैप बताया है, अब जरा इसमें ध्यान से देखो। देखो जो गुजरात का जो तट है इसे बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। काठियावाड़ कोस्ट। गुजरात के तट को क्या बोला जाता है? काठियावाड़ कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब महाराष्ट्र प्लस गोवा के कोस्ट को क्या बोला जाता है? कोंकण कोस्ट। क्या बोला जाता है? कोंकण कोस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोंकण कोस्ट। ओके। कर्नाटक का जो कोस्ट है, कर्नाटक के कोस्ट को बोला जाता है कन्नड़, क्योंकि कन्नडा बोली जाती है, कन्नड़ कोस्ट बोला जाता है। कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो केरला का जो कोस्ट है, केरला यहाँ पे लिखा है केरला का, कई बार मालाबार कोस्ट, ये किसका है? केरला का। अच्छा कल ना मैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइज कराऊंगा। देखो एक है मालाबार एक्सरसाइज, ध्यान करो, लिख लो अभी जब एकदम। मालाबार एक्सरसाइज जो होती है ना, इंडिया, यूएसए और जापान मिलके करते हैं मालाबार। ये एक नौसेना अभ्यास है, मालाबार एक्सरसाइज। कई बार पूछा जाता है, ये जरूरी नहीं है केरल के तट पर हो। ये 1993 में सबसे पहले मालाबार कोस्ट पर हुई थी, तो इसका नाम मालाबार एक्सरसाइज पड़ गया, ठीक है। और कोंकण जो एक्सरसाइज है ना, ये होती है हमारे इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ, कोंकण कोस्ट पे जो कोंकण एक्सरसाइज जिसका नाम है, ओके। उसके बाद तमिलनाडु का जो तट है इसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। अच्छा कोरोमंडल कोस्ट पे ध्यान रखिएगा, इंडिया में 2 मानसून आते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ बताता हूँ मैं। इंडिया में ना बच्चों 2 प्रकार के मानसून आते हैं। अभी ना अभी तमिलनाडु वगैरह में अभी दिसंबर के दिनों में ना बारिश होएगी। अभी थोड़ा सा मैप गलत बन गया, लेकिन समझिएगा। इंडिया में जो गर्मियों के दिनों में आता है ना, वो इधर से आता है। ये होता है साउथ वेस्ट मानसून, यानी आता हुआ मानसून, ठीक है। और जो सर्दियों के दिनों में आता है ना, वो इस तरीके से आता है, ये सब बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो लौटते हुए मानसून के दौरान कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। लौटते हुए मानसून के दौरान कोरोमंडल कोस्ट पे क्या होती है? बारिश होती है, ओके, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट होता है इसे बोलते हैं आंध्रा प्लेन, और इसे क्या बोलते हैं? उत्कल प्लेन बोलते हैं। उड़ीसा के को उड़ीसा, इसे क्या बुलाते हैं? उत्कल प्लेन। अच्छा 1 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? ये के है, एक मिनट थोड़ा सही से लिख दूं। 1 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? अप्रैल फूल्स डे बनाते हैं। दरअसल 1 अप्रैल 1935 को बिहार से अलग राज्य बनाता उड़ीसा। तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे तो होता ही है, साथ में उत्कल दिवस भी होता है, यानी उड़ीसा का फाउंडेशन डे। उत्कल दिवस भी होता है यानी उड़ीसा का फाउंडेशन डे, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बिल्कुल जी।
प्रिंस, नेहा शर्मा, चंदन, दुर्गेश, वेरी गुड। अगला लिखते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ग्रास लैंड पे बहुत क्वेश्चन आता है। घास के मैदान इन्हें में बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, घास के मैदान। तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, पहली बात तो देखो ग्रास लैंड दो प्रकार के होते हैं। ग्रास लैंड ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा टेम्परेट, इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण। अभी बता रहे हैं टेम्परेट क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, शीतोष्ण। और दूसरा होता है ट्रॉपिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, उष्ण, जिसे हम क्या बोलते हैं, उष्ण। देखो जो अर्थ है ना वो अपने टिल्ट है, हमारी टेढ़ी है 23.5 डिग्री, अपने अक्ष से, अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये देखो ये तो हो गया 0 डिग्री, जिसे हम इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये हो गया आपका लाइन ऑफ कैंसर, और ये हो गया आपका लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बीच का एरिया ना इसे हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, और इससे ऊपर यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं। तो ये इस बेसिस पे से डिफाइन किया जाता है। देखिए मैं थ्योरी से आपको करा सकता था, लेकिन बीच बीच में आपको थ्योरी भी कराऊंगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में अगर थ्योरी कराऊंगा ना तो उतनी चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो जो टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड है USA में जो पाया जाता है, इन्हें बोला जाता है पेरीज। ठीक है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो ग्रासलैंड है वो कौन सा, पेरीज। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, कौन सी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है, तो इस पर वीट कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद यूरोप में जो कहा जाता है इन्हें क्या बोला जाता है, स्टेपीज। क्या बोला जाता है, स्टेपीज। यूरोप में क्या बोला जाता है इन्हें, स्टेपीज बोला जाता है। उसके बाद साउथ अमेरिका में इन्हें बोला जाता है पंपास। ये वेनेजुएला, अर्जेंटीना, इनमें पाया जाता है पंपास। उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका क्या है, एक देश है, इसे कॉन्टिनेंट में समझ लें, एक देश है। साउथ अफ्रीका में इसे क्या बुलाया जाता है, वील्ड्स। क्या बुलाया जाता है, वील्ड्स बुलाया जाता है। उसके बाद आपका पड़ता है न्यूजीलैंड। सही लिखवा रहा हूँ मैं, बिल्कुल जरा लिखते रहो मेरी स्पीड। मैंने कहा था ना कल से मेरी स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में कौन सी है, कैंटरबरी। और ऑस्ट्रेलिया में क्या बुलाया जाता है ना, डाउन्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या बुलाया जाता है ना, डाउन्स। ट्रॉपिकल जो टाइप ऑफ ग्रासलैंड है इन्हें केवल क्या बुलाया जाता है, सवाना। इन्हें क्या बुलाया जाता है, सवाना। और ये केवल कहाँ पाए जाते हैं, ये दो कंट्रीज में, दो कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये मेजर ग्रासलैंड आपको मैंने करा है। आई होप इसे करो। ओके जी दुर्गेश, थैंक यू। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, लेकिन इस सेशन को प्लीज़ लोगों तक पहुँचाओ यार, ताकि और लोगों तक भी पहुँचे। ठीक है, देखो थोड़ा वॉचिंग बढ़ाओ और इसे ज़रूर लाइक करो, बिल्कुल, नहीं तो मैं फिर गड़बड़ कर जाऊँगा। मजाक कर रहा हूँ, खैर अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप इस सेशन को ज़रूर शेयर करा करें। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। देखो मैंने कहा था ना, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं जो अब पढ़ाऊंगा ना वो आगे कहीं ना कहीं आपको फंसेगा ज़रूर, क्योंकि मैं एक बार में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। नेहा मिश्रा, अभी करवाता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर दो पहले तो। चलो, एक बच्चे की फरमाइश आई है, सर ये मानसून बताओ। तो देखो अर्थ पे ना, ये प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ ना हाई से लो चलेगी। हाई से क्या चलती है, लो चलती है। कोई भी इंडिया में जो चीज़ है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में, तुम कुछ मत करो नीचे गिर जाओगे, यानी मेहनत करने के लिए ऊपर तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो इसका आंसर तो वैसे बांग्लादेश होगा। ठीक है, अब एक बच्चे ने मानसून का पूछा कि सर ये मानसून कैसा है। तो देखो क्या होता है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये इंडिया बनाता हूँ मैं छोटा सा। ठीक है, ये इंडिया। अब क्या होता है ना, जून अप्रैल से जून तक भयंकर गर्मी होती है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होता है।
तो यहाँ पे ना जो लैंड होता है वो गर्म हो जाता है। अब लैंड गर्म हो जाता है तो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। और गर्म हवा यानी वार्म एयर कैसी होती है, हल्की। तो हल्की हवा कैसे हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर। दूसरी तरफ सदर्न हेमिस्फेयर में क्या चल रहा होता है, विंटर का सीजन चल रहा होता है। कौन सा सीजन चल रहा होता है, विंटर। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर। तो मैंने कहा ना, जो भी ये नेचुरल लॉ है, कोई भी चीज हाई से लो चलेगी। तो यहाँ से ना जो विंड मूवमेंट है वो लो प्रेशर की ओर मूव करने लगती है। लेकिन होता क्या है, अर्थ के रोटेशन के कारण ये मुड़ जाती हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, केरला में पहुंचती हैं। कहाँ पहुंचती है, केरला। अच्छा, सी के ऊपर से आती है तो अपने साथ ये इवेपोरेट करके वाटर भी लेके आती हैं। कल मेरी 7 से 9 क्लास है, 2 घंटे की, ठीक है, कल मेरी। और कल मैं कराऊंगा डिफेंस टेक वेपन्स मिलिट्री एक्सरसाइज, तो कल जरूर है। और पहले से ही अपने दोस्तों मित्रों जितने भी है सबको बुला कर रखना, ताकि अच्छी प्रेजेंस हो, मेरे में अंदर भी जोश आए। समझ आ गया। तो ये सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, 1 जून को कहाँ पहुंचता है, केरल के तट पे। अच्छा, केरला कहाँ पे है, साउथ में और वेस्ट में। तो इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। इसे क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। एक्चुअली मानसून क्या है, एक अरबी का शब्द है, जिसका होता है कि पर्टिकुलर एक अंतराल पे विंड की डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। ओके। उसके बाद दूसरा जो आता है, ये आपका सितंबर से दिसंबर तक होता है। अब क्या होता है, उल्टा केस हो जाता है। यहाँ पे क्या चल रही होती है, विंटर चल रही होती है, और यहाँ पे क्या चल रही होती है, समर। इंडिया बना देता हूं पहले थोड़ा सा, आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। अगर कोई होगा तो मैं अपने अंदर फेर बदल भी करूंगा पढ़ाने के तरीके में। ओके, जरूर। अब ये क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर है, क्योंकि विंटर्स पड़ी हुई है। यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। और यहाँ पे गर्मी पड़ने के कारण लो प्रेशर है। यहाँ पे गर्मी पड़ने के कारण लो प्रेशर है। अब विंड मूवमेंट कैसे होएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ से विंड चलनी होती है। अच्छा, ये बे ऑफ बंगाल से वाटर लेते हैं और आके यहाँ कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो ये जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं, कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है। तो उसे नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। तो इंडिया में 2 टाइप के मानसून आते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून। इसे हम बोलते हैं आता हुआ मानसून, यानी ऑन सेट मानसून बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, यानी जाता हुआ मानसून। ओके, नया बेटा हो गया ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अब 1 घंटे में हम केवल 9 क्वेश्चन, अगर मैं थ्योरी पढ़ाता ना तो इतनी सारी चीजें आपको नहीं करा पाता, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन से करा रहा हूं। और देखो, मैं हर क्वेश्चन पे आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा आपको डिटेल दी जा सकती है उतनी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। बिल्कुल, आप बच्चों की प्रेजेंस से बिल्कुल मेरे को ताकत मिलती है। हाँ जी, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे ज्यादा कौन सा। देखो, इसमें गुजरात नहीं यार, मैंने एक और स्टेट बताया था उसके साथ। जी हाँ, जरूर आंसर दीजिएगा इसका जल्दी से, फटाफट। बांग्लादेश तो है ही नहीं इसमें। चलिए इसका आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी। नेहा शर्मा, नेहा मिश्रा, चंदन कुमार, दुर्गेश, सृष्टि, प्रिंस, फटाफट आंसर दीजिए सर। आज बच्चे कम हैं यार, व्हाट हैपन, पसंद नहीं आता हमारा लेक्चर। जी हाँ, गुजरात। गुजरात की क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद अगर तीसरे नंबर की कभी पूछ ली तो तीसरे नंबर की कौन सी होगी, महाराष्ट्र। वो 900 कुछ है उसका। जोग फॉल्स, ये महात्मा गांधी फॉल्स भी बोलते हैं इन्हें, ये कर्नाटका में है और ये शारावती रिवर पे है। किस पे है, शारावती रिवर पे है, कर्नाटका में है। और कौन सी रिवर के ऊपर है, शारावती रिवर के ऊपर है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ओके, ये शारावती रिवर पे है। और
नहीं, कावेरी नदी पे नहीं है नेहा शर्मा ये। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप इंजॉय करते हो सेशन को। इंजॉय करते हो सेशन को तो बिल्कुल थम्स अप दो अगर इंजॉय करते हो। देखो कौन कौन इंजॉय करता है मेरे सेशन को, क्योंकि मेरे को तो, मेरे और बीच में आपके कम्युनिकेशन केवल ये कमेंट से ही होते हैं ना। टीचिंग हो कोई भी हो, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो मैं ओके शारावती, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट शेयर कॉमन बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। यहां तो केवल कॉमन सेंस लगनी है इस क्वेश्चन में। अगर हम देखेंगे पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पहला ही ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। देखो मैं इस सेशन में इतनी ताकत पता क्यों झोंकता हूँ, क्योंकि डिफेंस है। कि मेरा मन था हमेशा से कि मैं फोर्सेस में जाऊं, लेकिन जो राम जी का लिखा होता वही होता है। लेकिन मैं किसी को 1% भी अगर अपना इन्वेस्ट कर सकूं तो बिल्कुल दूंगा। ओके ओके नेहा शर्मा, डोंट वरी। तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। ये तो डाउन साउथ है ना। अच्छा, तमिलनाडु के ही तो थे विंग कमांडर अभिनंदन। उन्होंने जब वो चाय पी रहे थे तो उनसे पूछा था आप कहाँ से, तो उन्होंने अपने स्टेट का नाम नहीं बताया था, उन्होंने कहा था डाउन साउथ। तो तमिलनाडु तो सबसे साउथ में पड़ता है। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड नेहा शर्मा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। विच स्टेट डज नॉट, तमिलनाडु की लोकेशन कहाँ है बेटा। आज ना बैठ के इंडियन मैप को देखना और सभी स्टेट की लोकेशन को देखो। आप सी आंसर क्यों बोल रहे हो उसका। छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु का नहीं मैच होता है। सिम्सन, सी कैसे हो जाएगा माय डियर। ये डज नॉट शेयर है, कभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डज नॉट शेयर लिखा हुआ है। ओके, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर विच फ्लोज इन इंडिया। देखो अगर भारत की लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो सबसे पहले है गंगा, उसके बाद है गोदावरी। ठीक है, ये क्या है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर। और गोदावरी क्या है, पेनिसुलर, पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीप की भारत की लॉन्गेस्ट रिवर। और जो नर्मदा है, नर्मदा ये क्या है, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। देखो ऐसे डिवीजन हो रहा है, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो इसका आंसर क्या होगा, गंगा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। देखिए अगर ये सन है ना और इसके आसपास सन है, तो हम सन के से 4.5 लाइट ईयर्स अवे, लाइट, रुकिएगा, 4.5 लाइट ईयर्स अवे एक तारा है जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। क्या नाम है, अल्फा सेंचुरी। ये सूर्य जितना ही बड़ा एक तारा है। हमारा सन भी क्या है, एक तारा है। ये क्या आपका सन है। अच्छा, यहाँ पे लाइट ईयर्स के मैं बताऊं, वैक्यूम में, निर्वात में लाइट के द्वारा एक जितनी दूरी एक साल में तय की जाएगी उसे एक लाइट ईयर बोलेंगे। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे नोट कर लो फटाफट। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर्स। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, देखो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि दूरी की यानी लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट यानी सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होगी, तो वो होती है 1 पारसेक। क्या होती है, 1 पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। अगर एग्जैक्टली देखें तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर्स होती है। 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर्स होती है। और एक और होती है 1 AU, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये होती है आपकी 1
1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, ये अर्थ और सन के बीच में जितनी दूरी है उसको बताती है। ओके, कोई बात नहीं, गलती करके इंसान सीखता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20 क्वेश्चंस करने हैं हमें कंप्लीट। सभी सब लोग साथ हो ना? ओके, बिल्कुल। चलिए अगला करते हैं जरा फटाफट। विच प्लानट इज नोन एज रेड प्लानट? तो रेड प्लानट को से कहा जाता है, सभी को जानते हैं। मंगल कैसा था? मंगल के दिन हनुमान जी को लाल लाल कलर लगाया जाता है, तो मंगल यानी मार्स इसका आंसर है। तो मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट क्यों बुलाया जाता है मार्स को? क्योंकि जो इसकी सॉइल है, इसकी सॉइल में ना आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसी वजह से ये क्या कहलाया जाता है? रेड प्लैनेट। और दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज है, हमारे ब्लड में भी तो आयरन होता है, तो हमारे ब्लड का रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। ओके, अच्छा ये जो वीनस है ना, वीनस को क्या बुलाया जाता है? वीनस को एक तो ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ बुलाया जाता है, यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बुलाया जाता है। और क्या बुलाया जाता है? ऐसा मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसे भोर काल और सायकाल तारा भी बुलाया जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बुलाया जाता है। और इसका जो वीनस है ना, इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें 98% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है 98%। इसी वजह से ये क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट, यानी हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ओके, यस, फेरिक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। चलो बताओ उसके बारे में जरा फटाफट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है कि सी ब्रीज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डे टाइम, नाइट टाइम, बोथ, या सीजनल। तो देखो, जो हमारा जो भी विंड मूवमेंट होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में होती है, वो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। अब क्या होता है, ध्यान रखना, लैंड में जो सनरेज है वो 2 मीटर तक पेनिट्रेट करती हैं। लैंड में जो सनरेज है वो 2 मीटर तक पेनिट्रेट करती हैं। नेहा शर्मा और नेहा मिश्रा, प्रिंस, दुर्गेश, अभी बताता हूँ। जो लैंड में जो सनरेज है 2 मीटर तक पेनिट्रेट करते हैं, इसलिए लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। वाटर में 200 मीटर तक पेनिट्रेट करती हैं, तो पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। अब दिन के समय लैंड तो जल्दी गर्म हो जाता है, तो यहाँ क्या बन जाता है? लो प्रेशर। यहाँ क्या बन जाता है? लो प्रेशर। और ये देर से गर्म होता है यानी ठंडा होता है, यहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर। तो दिन में जो ऐसे होती है मूवमेंट, सी से कहाँ चलती है? सी से चलती है आपकी लैंड की ओर, तो इसे बोलते हैं सी ब्रीज। इसे क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। रात को क्या होता है? मून जब निकला होता है, पानी गर्म हो रहता है और लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो अब विंड जो चलती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज। ओके, आई होप आपको समझ आ जाएगा। ओके, सुरशिखा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस डायग्राम को समझ लीजिएगा। तो इसी कारण क्या होता है, जो मछुआरे होते हैं ना, वो रात को मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं, क्योंकि रात को क्या होता है, ये लैंड ब्रीज उन्हें गहरे समुद्र की ओर ले जाता है, जहां पे वो मछली पकड़ते हैं। और ओके, सूर्यशिखा, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी और आई विल एक्सप्लेन टू यू इन इंग्लिश? ओके, और जब सुबह होती है, जब धूप निकलती है, तो ये सी ब्रीज इन्हें वापस सी शोर तक ले आती है। नेहा शर्मा, डे नाइट मतलब क्या हो गया?
ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके समझ आ गई अब आपको ये बात, अब ये भूलोगे नहीं कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड कंज्यूमर, देखो भारत में केवल नॉर्थ इंडिया को छोड़ दो और नीचे का सारा साउथ इंडिया और पूरा विश्व सबसे ज्यादा क्या खाता है, धान चावल। ओके तो पैडी क्रॉप्स, ओके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैडी क्रॉप्स, कभी पैडी में रहता हम चाइना और हमारे बीच में कंपटीशन चलता रहता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन रेंज है और ये किसमें पाई जाती है, जर्मनी में पाई जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन रेंज है और ये किसमें पाई जाती है, आपकी जर्मनी में पाई जाती है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट फील्ड इन इंडिया, तो ये आपका कौन सा है, बॉम्बे हाई, ये यहां पे है बॉम्बे हाई। लेकिन जो है ना हम अपने जो यूज का केवल 10% ही प्रोड्यूस कर पाते हैं ऑयल, 90% हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी, तो इसका आंसर है मिल्की वे। और ये जो एंड्रोमेडा है ये क्या है, नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे, ये हमारी सबसे निकटतम आकाश गंगा, कितनी दूर है ये, 2 लाख लाइट ईयर्स अवे है। कितनी दूर है हमसे, 220 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। नेवी की क्लास, अगर मैं देखो आजकल क्या होता है ना, जो भी जिसने क्वेश्चन पूछा, मार्केट में ना ऐसे बुक चलती हैं, नेवी की वैकेंसी आ गई बुक का पहला कवर चेंज कर देंगे नेवी, एयरफोर्स की वैकेंसी आ गई बुक का पहला कवर चेक कर देंगे एयरफोर्स, यही चलता है। ये उन्होंने एक तरीके से उनकी बिजनेस हैबिट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का की, अरे मटेरियल तो मेटल तो एक रहता है माय डियर। अब ये जीएस है, अब ये क्वेश्चन आईएएस में भी आ जाएगा, सीडीएस में भी आ जाएगा, एनडीए में भी आ जाएगा। तो ये थोड़ी है कि ये क्वेश्चन केवल सीडीएस वाला है, ये क्वेश्चन एनडीए वाला है, ये तो मैं पूरा जर्नल पढ़ा रहा हूँ जो आपको उसमें कहा आएगा। नेवी की क्लास स्टार्ट होगी भाई, इंग्लिश मैथ और जीके तो आपके हर एग्जाम में आएंगी आएंगी। ओके तो कृपया बने रहिए साथ, बिल्कुल जुड़े रहो और अच्छे से करो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो एक आ गया। अब यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूं मैं, अब 25 क्वेश्चन पूरे ही कर लेते हैं। सबको मजा आ रहा है ना, सबको मजा आ रहा है तो भाई बताओ, सबको मजा आ रहा है ना सेशन में। ओके विकास शर्मा, इसके बारे में बताओ, चलो इसका इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, सबको मजा आ रहा है। ओके वेरी गुड, फिजिक्स भी मैं कराऊंगा सर, डोंट वरी सर। जीएस को कवर करने के लिए मैक्सिमम 1.5 मंथ। जय हिंद प्रिंस रावल, बट 25 क्वेश्चंस लाया था मैं, 4 क्वेश्चन रह रहे हैं। सुरेश नमस्ते, जय हिंद। विवेक सिंह वेरी गुड, दुर्गेश वेरी गुड। तो ये देखो गल्फ स्ट्रीम क्या है, देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, अर्थ है ना 2 प्रकार की ना होती हैं, समुद्री धाराएं 2 प्रकार की होती है, ठंडी समुद्री धाराएं होती हैं और गर्म समुद्र धाराएं होती है, यानी वार्म ओशन करंट्स होती हैं और हॉट ओशन करंट्स होती है। तो जो आपकी, एक सेकेंड, जो आपकी वार्म ओशन करंट्स है ना वो हमेशा इक्वेटर से पोल्स की ओर फ्लो होंगी। जो आपकी वार्म ओशन करंट्स हैं वो आपका हमेशा कहां से होंगी, इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से पोल्स की ओर फ्लो होंगी हमेशा। ये एक चैप्टर कराऊंगा मैं सेपरेटली, इंपॉर्टेंट है ये। और जो आपकी ठंडी जल धारा यानी कोल्ड ओशन करंट्स है वो हमेशा ध्रुवों से इक्वेटर की ओर फ्लो होंगी, ध्रुवों से इक्वेटर की ओर फ्लो करेंगी। ठीक है, ये क्या होगी, कोल्ड करंट, कोल्ड करंट्स, ये हमेशा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर फ्लो करेंगी। ओके सुरेश, तो ये कहाँ पे बहती है, तो देखो ये जैसे अमेरिका है,
नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये साउथ अमेरिका है इधर, और ये अफ्रीका है। थोड़ा अभी जल्दबाजी में बना रहा हूँ समझने के। तो यहाँ से ना ये गल्फ स्ट्रीम ऐसे मूव करती है। अब मैंने लाल रंग से बनाई है तो ध्यान, जाहिर सी बात है गर्म होगी। मैंने लाल रंग से बनाई है तो जाहिर सी बात है। अच्छा, ऊपर से ना एक करंट आ रही है जिसका नाम है लेब्राडोर। ऊपर से ये कौन सी है? लेब्राडोर। और ये कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों जहां पे मिलती है ना, ये दोनों जहां पे मिलती है वहां पे ना एक सागर में एक जीव पैदा होता है, यानी जहां पे ठंडे गर्म जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, यहाँ पे जीव पैदा होता है जिन्हें हम बोलते हैं प्लैंकटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन्स। इन्हें मछलियां अपना भोजन बनाती हैं। इन्हें क्या है? मछलियां अपना भोजन बनाती हैं। और इसी वजह से ये जो इलाका है या ये जो एरिया है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का क्षेत्र बन जाता है। इसी को ही बोला जाता है सरगासो सी, जो मैंने आपको बताया था। इसी को ही क्या बोला जाता है? सरगासो सी, जो आपको मैंने बताया था, सरगासो सी। सॉरी, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, पेन चेंज करके। सरगासो सी, सरगासो सी। ये किस लिए फेमस है? मछली पकड़ने के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? मछली पकड़ने। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वार्म ओशन करंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लैनेट सराउंडेड बाय रिंग्स? तो जाहिर सी बात है शनि ग्रह है वो, ठीक है। और शनि ग्रह क्या है? इसकी लोएस्ट डेंसिटी है, लोएस्ट डेंसिटी है, यानी सबसे कम घनत्व है इसका। इसकी क्या है? लोएस्ट डेंसिटी है, इसका सबसे कम घनत्व है। इसी वजह से ये क्या है? इसी वजह से क्या है? लाइटेस्ट प्लैनेट, सबसे हल्का ग्रह है। ये क्या है? सबसे हल्का ग्रह है। और इसे ना येलो प्लैनेट भी बुलाया जाता है। इसे क्या बुलाया जाता है? येलो प्लैनेट भी इसे बुलाया जाता है। जी नेहा शर्मा, वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया। इसे येलो प्लैनेट भी बुलाया जाता है। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोअर डज नॉट मेक ए डेल्टा? मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया, कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बताती है? बताओ जल्दी से, कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती है? जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी से फटाफट। विच रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा? जल्दी से। जल्दी से आंसर दो। प्रिंस, नेहा शर्मा, दुर्गेश, विवेक, सुरेश, नेहा मिश्रा, नेहा शर्मा, सृष्टि, वेरी गुड बेटा। अनु सिंघानिया, वेरी गुड बच्चे। सिमसन, वेरी गुड। जी जी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। नेहा शर्मा, वेरी गुड। ओके, नर्मदा नर्मदा नर्मदा। वैसे तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो भी वेस्ट यानी जो भी अरब सागर की ओर बह रही है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये अगर आपने मेरा मंडे का लेक्चर देखा होगा ना तो उसका आंसर आप बता दोगे। प्रिंस, सृष्टि, नेहा शर्मा, नेहा मिश्रा, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा क्योंकि इसके लिए मेरे को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स दोबारा से पढ़ाने पड़ेंगे। चलो बता ही देता हूं क्या होता है। सन, जो अर्थ है ना वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है। अब क्या होता है, ये इक्वेटर है। 21 जून को जो सन की लोकेशन होती है ठीक कैंसर के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? कैंसर के ऊपर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट नाइट होती है। ये होती है 21 जून को। इसे हम बोलते हैं समर सोलस्टिक यानी ग्रीष्म अयांत। इसे क्या बोलते हैं? समर सोलस्टिक, ग्रीष्म अयांत। नेहा सिंह बेटा आप लेट हो गए वाकई में। ओके, फिर ये बीच का जो होता है ना, अब कैंसर से वो कैप्रिकॉर्न की ओर चलते हैं। तो 23 सितंबर को कहाँ पहुँचते हैं वो? सीधा इक्वेटर के ऊपर। तो इस दिन 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। ये मेरा मंडे का लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अगेन 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होता है? सन की पोजीशन कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है। किसके ऊपर? कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है।
22 दिसंबर को सन की पोजीशन किसके ऊपर होती है, कैप्रिकॉर्न। तो उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट और इसमें लॉन्गेस्ट डे होता है। इसलिए क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा देश है जिसमें क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, तो किस में मनाया जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ओके, और फिर आपका जो पड़ता है, बिल्कुल जुड़े रहिए सभी लोग और करेंगे हम तैयारी बिल्कुल। अब ये कैप्रिकॉर्न से कैंसर की ओर चलते हैं, कैप्रिकॉर्न से कहाँ से की ओर चलते हैं, कैंसर की ओर चलते हैं। तो ये अगेन जीरो पे ये होता है 21 मार्च को। तो 21 मार्च को इसकी पोजीशन इक्वेटर के ऊपर होती है। इस दिन भी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 21 ऑफ जून। ओके, इसे बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स यानी शरद बसंत विषुव। इसे बोलते हैं समर सोलेस्टिक यानी ग्रीष्म आयांत, समर सोलेस्टिक यानी ग्रीष्म आयांत। ओके, इसे क्या बोलते हैं जी, ओके, इसे क्या बोलते हैं, शरद विषुव यानी ऑट्रम, ऑट्रम इक्विनॉक्स। और इसे हम बोलते हैं विंटर सोलेस्टिक यानी शीतयांत। इसे हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलेस्टिक यानी शीतयांत। ओके, हाँ, वर्नल और